ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सबसे पहले स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, क्या होता है स्प्रिंग, है ना। पेन में भी होता है, गाड़ी पे सस्पेंशन में भी होता है ना, बहुत जगह देखा आपने स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग इज ए डिवाइस विच अप्लाइज फोर्स ऑन इट्स एंड्स। एंड्स मतलब कोने पे। ठीक है, ये स्प्रिंग है तो ये इस पॉइंट इधर वाली साइड भी फोर्स लगाएगा और इधर वाली साइड भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, व्हेनेवर इट्स नेचुरल लेंथ इज चेंज्ड। ये आराम से स्प्रिंग रखा हुआ है, क्या ये अपने आप किसी पे फोर्स लगा देगा? क्या फोर्स कब लगाएगा? जब इसकी जो नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ बोलते हैं उसको, अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा। मान लो मैंने स्प्रिंग है, उसकी नॉर्मली आराम से रखा हुआ था, कोई पे प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, तब जो उसका लेंथ था लेट से वो 10 सेंटीमीटर था, अब मैंने उसको दबा के 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो उछल जाएगा, या फिर मुझे दबा के रखना पड़ेगा। दबा के नहीं रखूंगा तो वो वापस मेरे हाथ को पुश करेगा, है ना। अच्छा, अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूंगा, 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कर दिया, तो क्या होगा? वो वापस अपनी नॉर्मल या नेचुरल लेंथ पे जाने की कोशिश करेगा। सही बात है। तो स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो फोर्स लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है। कहां पे? अपने एंड्स पे। कहां लगाता है भाई? अपने एंड्स पे। कब? व्हेनेवर इट्स नेचुरल लेंथ इज चेंज्ड। कब लगाता है? जब उसकी नेचुरल लेंथ को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए, दबा दिया जाए या खींच दिया जाए, है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना। अरे पुराना गाना है तो बात करो। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे या जितना ज्यादा दबाओगे, उतना ही ज्यादा वो फोर्स लगाएगा। आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया तो वो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, आपने स्प्रिंग को ज्यादा दबाया तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, थोड़ी फोर्स, ज्यादा खींचा तो ज्यादा फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। लेंथ जो है उसकी, मान लो 10 थी, 12 कर दी, तो चेंज कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू चेंज इन लेंथ। सोचने वाली बात है, स्प्रिंग की जिस डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? वो फोर्स लगाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने इसको दबा दिया, ठीक है, इसको दबा दिया मैंने, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने कुछ कितनी कर दी, मैंने पुश किया है ना, इसको ऐसे पुश किया है ना, तो बताओ चेंज इन लेंथ क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स कहां लगाएगा? ऑपोजिट, है ना। ऐसे दबाया ना तो ऐसे फोर्स लगाएगा, बाहर वापस धकाने की कोशिश करेगा। उल्टा सोचो, मैं इसी स्प्रिंग को खींच देता हूं, खींच दिया मैंने स्प्रिंग को, अब ये क्या कोशिश करेगा? चेंज इन लेंथ इधर, ये क्या कोशिश करेगा? वापस अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हम चेंज करेंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। दबाएंगे तो वो वापस हमको धकाएगा, हम उसको खींचेंगे तो वो वापस हमको खींचेगा। समझ में नहीं आई? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम फिगर बनाएंगे तो कुछ कुछ ऐसा फिगर बनाएंगे। नेचुरल लेंथ जनरली हम L लेके चलते हैं, और K एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो केस पॉसिबल है भाई, या तो मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा बोले तो कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करना मतलब दबाना, या फिर मैं उसको क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, खींचना है। ठीक है, ओके, मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ जो थी वो L थी, और कंप्रेशन के केस में मैंने उसको कुछ कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। ठीक है, कितना कंप्रेस कर दिया? X कंप्रेस कर दिया। पहले लेंथ L थी, अब L माइनस X रह गई है। अब बताओ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? X पे या L माइनस X पे? X पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ कितना है? X ही तो है। यस और नो? ये तो रिमेनिंग लेंथ है, हमें चेंज इन लेंथ से मतलब है, जितना दबाएंगे उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। टेक्निकली बोले तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस X लिखना चाहिए। माइनस X क्यों लिखा? क्योंकि चेंज इन लेंथ इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। यस और नो? तो चेंज इन लेंथ से ऑपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, और X क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन लेंथ। सही है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस X या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X,
F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस एक्स था ना पहले से ही, के लगा दिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे क्या लगाएंगे के। व्हाट इज के? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए ये क्या होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, ये जो के है इसकी यूनिट्स निकालते हैं। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी, सही है। ओके, तो के इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या आया था? फोर्स, फोर्स बोले तो सही बात है, मीटर को इधर लेके आओ, न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू के। समझ में आया? अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 कब कही जाएगी? जब कोई स्प्रिंग 1 मीटर खींचे जाने पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो हम बोलेंगे कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 1 है, 1 न्यूटन पर मीटर है। समझ में आया? क्लियर है बात? वैसे ज्यादा होता है जनरली, जो बड़े स्प्रिंग्स होते हैं उसके लिए याद रहेगी बात। सेम टू सेम अब इसके लिए है, बोलो पहले लेंथ L थी, अब इसको खींच के टोटल लेंथ L प्लस एक्स कर दिया गया, चेंज इन लेंथ x है, इसको खींचा गया है तो ये क्या करेगा? वापस अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एक्सटेंशन उधर हुआ है, चेंज इन लेंथ उधर है, तो बोलो फोर्स इधर होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां पे भी क्या लगेगा? के लग जाएगा, कोई दिक्कत? कि यहाँ पे भी क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, अब मुझे बताइए, फॉर ए स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर लेंथ का, मैंने उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर कर दी, 2 सेंटीमीटर दबा दिया उसको, ठीक है, तो मान लीजिए वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैंने उसको 12 सेंटीमीटर लेंथ कर दी, यानी कि 2 सेंटीमीटर खींच दिया, तब उसका फोर्स कितना होगा? तब भी 5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि दोनों केस में सेम एक्सटेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, चेंज इन लेंथ सेम है, फर्क क्या होगा? डायरेक्शन का फर्क होगा। इस केस में, दबाने वाले केस में मैंने दबाया है तो वो पुश करेगा, और खींचा है तब वो वापस पुल करेगा। समझ में नहीं आई बात? क्लियर है बात? ठीक है। If F is equal to 10 Newton and K is equal to 2.5 Newton per meter, find X. F is equal to KX रखा, K का वैल्यू, F का वैल्यू, X का वैल्यू आ जाएगा। सही है भाई? कह रहा है कि एक स्प्रिंग है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसका K की वैल्यू इतनी है, तो X कितना होगा? 4 मीटर हो जाएगा। ओके, अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार के साथ अटैच्ड एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पे ये एक स्प्रिंग का एंड है, मैंने क्या किया? इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, क्या किया मैंने भाई? 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, लगाता गया लगाता गया लगाता गया, यहां आके ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जितना दब सकता है दब जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना दब जाएगा, कितना दबेगा? तो बोलो, जब ये यहां पे रुक जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो ये और ज्यादा दब जाएगा, और अगर स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा है तो ये वापस इधर आ जाएगा। लेकिन जब ये और ये दोनों का फोर्स इक्वल होगा तब क्या होगा? ये स्प्रिंग कंप्रेस होना या एक्सटेंड होना बंद हो जाएगा। इन दैट केस एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू KX। समझ में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, और दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में नहीं आया? अभी हम क्या कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, एकदम से 10 न्यूटन नहीं लगाया। ऐसे बोल दो कि पहले मैंने 1 न्यूटन लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन किया है। सही है? क्यों? क्योंकि मैं एकदम से लगा दूंगा तो यहाँ ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो आगे चल के आएगा। अगर 10 न्यूटन में बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे इसको कंप्रेस किया जा रहा है, और 10 न्यूटन जब फोर्स होगी तब इसमें कितना कंप्रेशन आया होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रिपीट करने की जरूरत है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है।
ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। यस, सिस्टम। स्प्रिंग नहीं आएगा, स्प्रिंग आएगा यहां पे, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, यहां पे एक स्प्रिंग से एम मास को लटकाया गया। अब हमने टेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, रस्सी में टेंशन आती है, ऐसे ही स्प्रिंग में भी टेंशन आती है। जितनी रस्सी में होती थी उतनी ही स्प्रिंग में होती है। तो अगर आपको सिंपली टेंशन पूछ ले, सिस्टम अभी रेस्ट पे है, तो आप क्या मान लेंगे, स्प्रिंग की जगह क्या मान सकते हैं, एक धागा भी मान सकते हैं। सही है, जितना उसमें टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग में टेंशन होगा, जितना धागे में स्ट्रिंग में टेंशन है उतना ही स्प्रिंग में टेंशन होगा। ठीक है, ओके। अब बताइए, इसका टेंशन निकालना है मुझे, तो इसमें टेंशन है। मैंने क्या किया, ये नेचुरल लेंथ पे था, एम मास था, लटकाया हुआ था, ठीक है। नेचुरल लेंथ है अभी इसकी, अभी खिंचा नहीं है ये। मैंने धीरे 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 करके क्या किया, अपना हाथ नीचे लेके गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा और ये क्या करेगा, वापस एम मास को ऊपर की तरफ खींच लेगा। यस और नो, बोलो भाई, खींच लेगा ना। तो मैं जब हाथ हटा लूंगा पूरा, तो क्या होगा, ये एम मास रेस्ट पे होगा, है ना। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये स्प्रिंग कितना खींचा है। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। समझ में आया? ओके, तो मैं बोलता हूं इसमें सिंपली क्या आ गई है, कुछ टेंशन आ गई है, टी। ओके, स्प्रिंग में कितना टेंशन आ गया भाई, टी। ओके, तो बोलो नीचे क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, क्या ब्लॉक मूव कर रहा है, यानी कि फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी। फोर्सेस बैलेंस है, यानी कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, टेंशन इज इक्वल टू एमजी। बहुत बढ़िया हो, टी इज इक्वल टू एमजी लिख दिया मैंने। अच्छा, ये किसकी टेंशन है, स्प्रिंग की। स्प्रिंग की टेंशन मतलब कितनी ताकत से स्प्रिंग को खींचा गया है। खिंचा भी तो होता है ना टेंशन, तो बोलो स्प्रिंग को कितनी ताकत से खींचा गया है, टी टेंशन, यानी कि एमजी टेंशन से, एमजी फोर्स से। यस और नो? अच्छा, स्प्रिंग जो होता है वो कितना फोर्स लगाता है, माइनस के एक्स, और वो कितना है, एमजी के बराबर। सही है, तो बोलो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एमजी बाय के। सही है। अच्छा, आप कहोगे सर माइनस, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, है ना। यानी कि एमजी जिधर लग रहा है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा, एमजी बाय के। सही है, याद रहेगी ये बात। ओके, आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, इसको धागा वाला मारने वाला केस ही छोड़ दो, ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऑब्वियसली स्प्रिंग कुछ खिंच गया है, थोड़ा सा खिंचा हुआ है ना स्प्रिंग, तो मैंने मान लिया लेट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू एक्स। स्प्रिंग अगर एक्स खींचा हुआ है तो फोर्स कितनी लगाएगा, के एक्स फोर्स लगाएगा। सही है, खींचा हुआ है तो बोलो ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, है ना, खींचा हुआ है ना, तो ऊपर की तरफ खींचेगा। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, तो बोलो ऊपर वाला फोर्स kx इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg, kx इज इक्वल टू mg, x इज इक्वल टू mg बाय k। डायरेक्टली कर सकते हैं आप, टेंशन वेंशन मानने वाला केस जो है वो भूल जाइए। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन अगर कभी पूछ ले फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब आपको टोटल फोर्स निकालनी है, ठीक है, उसको धागे की तरह मान। ये क्वेश्चन देख लो, अभी क्या हुआ है, एक आराम से एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर आराम से एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब पूछ रहा है फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कितना दबा हुआ होगा। भाई ऑब्वियसली ये रखा हुआ है ना, आराम से मूव तो नहीं कर रहा है, फोर्स बैलेंस होगी। बोलो नीचे क्या लगेगा, mg। ये स्प्रिंग कुछ दबा हुआ होगा, दबा हुआ है तो क्या करेगा, वापस पुश करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर। x दबा हुआ है मान लिया, है ना, x दबा हुआ मान लिया इसको, तो फोर्स कितना लगेगा, ऊपर kx, नीचे mg, kx इज इक्वल टू mg, x इज इक्वल टू mg बाई k। सही है, कोई दिक्कत। अब की बार ये और जो पिछले वाला केस था उसमें फर्क क्या है, वो एक्सटेंशन था, ये कंप्रेशन।
ठीक है ना, वहां खिंचा हुआ था, यहाँ पे दबा हुआ है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां देखिए, अरे वाह जी वाह, क्या हो रहा है, दो दो स्प्रिंग लगा दिए सर। पहला स्प्रिंग K1, दूसरा स्प्रिंग K2, और दोनों को M मास से कनेक्ट कर दिया। यस, माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपको। ठीक है, डायरेक्शन किसकी? फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन x के ऑपोजिट है, बस ये बता रहा है, और कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, कंप्रेशन बोल दिया इसने, यानी कि स्प्रिंग दबा हुआ, कितना दबा हुआ, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ तो क्या करोगे, सीधा सीधा kx लिखोगे, डायरेक्शन एरो के हिसाब से सेट करो। ये जो डायरेक्शन देखो, x तो इधर है, kx इधर है, इसलिए हमने x के ऑपोजिट में kx दिखाया था। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स kx है और डायरेक्शन मैंने एरो से सही कर ली है, तो फिर मेरे को माइनस के साइन की जरूरत थी नहीं। ठीक है, अभी क्लियर होगी बात? दोबारा कुछ और कोई डाउट है यहां तक बताइए? स्प्रिंग में कोई डाउट है? अच्छा, यहां क्या हो रहा है भाई? देखिए, K1 और K2 दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग्स को M मास से जोड़ दिया, M मास इन दोनों से लटका दिया। अब मुझे बताइए कि स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना होगा? ये बिल्कुल जो ये मास है ना, ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पहला स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, और ऐसे कनेक्टेड है। सही है? तो दोनों में बताओ एक्सटेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम एक्सटेंशन होगा। जितना ये स्प्रिंग खींचेगा उतना ही ये स्प्रिंग खींचेगा। सही है? ओके, लेट्स से कि एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स इज x। सही है? पहला वाला x खींचा हुआ है, दूसरे वाला भी x खींचा हुआ है, तो बोलो ये कितना फोर्स लगाएगा भाई? K1x लगाएगा। ये कितना लगाएगा? K2x। ऊपर लगाएंगे ना दोनों की तरफ, दोनों के दोनों ऊपर लगाएंगे भाई। नीचे क्या लगेगा? चंचल, mg। अब इक्वेशन क्या लिखूं? क्या ये रेस्ट पे है? तो फोर्स की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? सही है भाई, बोलो ऊपर वाला फोर्स कितना होगा? K1x प्लस इज इक्वल टू, खत्म हो गई, सिंपल है भाई। वहां से x कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 इधर जाएगा, mg बाय K1 प्लस, कोई दिक्कत? सिमिलर क्वेश्चन है, दो स्प्रिंग्स थे, एक K1 कांस्टेंट वाला और एक K2 कांस्टेंट वाला, दोनों के ऊपर क्या कर दिया? M मास रख दिया है। सही है? सेम आंसर आएगा, दिख रहा है आपको? बोलो लेट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x। तो ये कितना फोर्स लगाएगा? K1x, K2 है ये, ठीक है? K1x और ये वाला K2 है, ठीक है? ये ऊपर लगाएगा K1x प्लस K2x इज इक्वल टू mg। K1x प्लस K2x इज इक्वल टू mg, x कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 इंटू x, K1 प्लस K2 को इधर ले आओ, mg बाई K1 प्लस K2 इज इक्वल टू x। सही होगी बात? समझ में नहीं आया? अब देखो, तीन स्प्रिंग लगा दिए तो सर तीन स्प्रिंग ज्यादा हो रहा है सर, चीटिंग कर रहे हो। तीन स्प्रिंग लगाते हैं, दो ही बहुत थे, है भाई? तो देखिए, अब ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यस और नो? तो बताइए, ये K1, ये K2, ये K3, ये तो कुछ खिंच जाएगा, ये भी खिंच जाएगा, ये कुछ दब जाएगा, है ना? पहले जब ये मास मैंने अटैच किया था तब तीनों स्प्रिंग्स क्या थे? नेचुरल लेंथ पे थे। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जितना ये दोनों खींचेंगे उतना ही तो ये दबेगा, यस और नो? तो बोलो लेट द एक्सटेंशन इन फर्स्ट एंड सेकंड स्प्रिंग इज इक्वल टू x एंड कंप्रेशन इन द थर्ड स्प्रिंग इज आल्सो इक्वल टू x। सही है? ये कितना दब गया? x दब गया। ये कितना खिंच गया? x। ये भी x। बोलो इसका फोर्स K1x, इसका K2x, इसका K3x। सही है भाई? ये खिंचा हुआ है तो ये खींचेगा, बोलो। ये दबा हुआ है तो ये वापस ऊपर पुश करेगा। नीचे क्या लगेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, बोलो। ऊपर K1x
K2x और ये ऊपर की तरफ एक और K3x और नीचे K1x प्लस K2x प्लस K3x इक्वल टू mg आ गया है। x कॉमन लेके mg बाई K1 प्लस K2 प्लस, सही है, इजी है ना, बिल्कुल ठीक है भाई, ओके। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है। The spring is pressed using a block of mass m as shown in the figure and compression in the spring is x. The block is released at t equal to 0. Find the initial acceleration of the block. All surfaces are frictionless. Very very simple. ठीक है भाई, अरेंजमेंट देखिए, ये दीवार है, ये जमीन है, यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है। मैंने क्या किया, नेचुरल लेंथ कहीं यहां होती थी, ठीक है, मैंने इस m मास के ब्लॉक को पुश करना शुरू किया, ठीक है। क्या होगा, स्प्रिंग भी दबना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंप्रेस करते करते मैं यहां ले गया इसको, ठीक है, मैंने धकाया हुआ है इसको, पुश किया हुआ है मैंने, तो बोलो स्प्रिंग दब गया, कितना दब गया, गिवन है क्वेश्चन में x, सही है। अब मैंने क्या किया, एकदम से इसको ऐसे छोड़ दिया, हाथ हटा लिया, क्या होगा, ये वापस इसको इधर की तरफ फेंक देगा। पूछा हुआ है इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, मेरे को ये बताओ, जब ये x दब गया, कितना दब गया, x दब गया, तो बोलो इसने फोर्स कितना लगाया, पुश हुआ है, तो ये वापस क्या करेगा, उधर धक्का मारेगा इसको, कितना फोर्स लगाएगा, क्या इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है, मैंने हाथ हटाया, जस्ट जैसे ही हाथ हटाया है उस टाइम पे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने हाथ हटाया, ये कितना दबा हुआ है x, इसने फोर्स कितना लगाया हुआ है, इस डायरेक्शन में क्या कोई और फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है इसके अलावा, अरे इस डायरेक्शन में फोर्स है kx, मास है m, इधर कुछ एक्सेलरेशन होगा a, बोलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो, तो बोलो क्या लिखेंगे, kx इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, आ गया, रिपीट करूं, सही है ना। अलग खेल, पहले क्या होते थे, स्प्रिंग होते थे, धागे होते थे हमारे पास, है ना, अभी क्या है, स्प्रिंग आ गए, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है क्या, हाँ, ये K है, ये भी K है, ठीक है। यहां पे एक M1 मास लटकाया हुआ है और इसके नीचे ये स्प्रिंग और यहां पे M2 मास लटकाया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक्सटेंशन x2 होगा, इसमें एक्सटेंशन x1 होगा, x1 कितना होगा और x2 कितना होगा, आपको ये बताना। मुझे बताइए, स्प्रिंग को जब मैं खींचता हूं, मैंने स्प्रिंग को खींचा है ना, ये स्प्रिंग है, तो बोलो स्प्रिंग को खींचा हुआ है, ये स्प्रिंग वापस मेरे हाथों को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, कौन सी तरफ से, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से, या दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, यानी कि जब भी स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग के दोनों कोनों पे फोर्स लगाएंगे, कितनी कितनी, kx, सही बात है, ओके। इसमें एक्सटेंशन x1 मान लिया, इसमें एक्सटेंशन x2 मान लिया, x1 और x2 का वैल्यू बताना है। ये x1 खिंचा हुआ है, तो बोलो ये खिंचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, वापस खींचेगा ना दोनों तरफ से, तो बोलो इधर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा ये, और इधर, सही है, ये भी खींचा हुआ है, x2 खींचा हुआ है, तो बोलो ये भी इधर खींचेगा, अपनी लेंथ के अलावा वापस खींचेगा ना, कितना खींचेगा, फोर्स से kx2, और खींचेगा ये छत को भी, लेकिन छत वाले का हमें अभी कोई काम नहीं, सही है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि फाइंड द फोर्स बाय अपर स्प्रिंग ऑन द सीलिंग, अगर ये पूछता है तो आपको kx2 बताना है ना, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये इसको kx2 फोर्स से खींच रहा है और इसको भी kx2 फोर्स से खींच रहा है, ठीक है ना। जैसे रस्सी होती है, बोलो वो ब्लॉक को भी ऊपर खींचती है और छत को नीचे खींचती है ना, अपनी लेंथ के अलॉन्ग ऐसे खींचती है ना रस्सी,
ठीक है, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का समय आ गया ऐसा लगता है ना। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो M2 नीचे बोलो, सही है। ऊपर बोलो, आइला रेस्ट पे है, फोर्स बैलेंस है, क्या आएगा बताना। M2G सही है। x1 इज इक्वल टू M2G बाय, ऑल राइट, ठीक है। ये भी इक्वेशन ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान, ठीक है। x1 का वैल्यू आ गया है। अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया M1, बोलो नीचे mg, ये आ गया mg, M1G आ गया। और नीचे कौन खींच रहा है इसको, ये वाला खींच रहा है, कितनी फोर्स से, ऊपर कौन खींच रहा है, सही है, ओके। क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू, ऊपर वाला फोर्स बताओ, सही है, बोलो। kx1 का वैल्यू क्या है भाई, तो kx2 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g, g कॉमन ले लो, k को फिर इधर ले आओ, आ गया। x1 भी आ गया और x2 भी आ गया। x1 इज इक्वल टू m2g बाई k एंड x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g बाई, सही है। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे x2 को डायरेक्टली, कैसे भाई, कि इस पूरे को सिस्टम मान ले, पूरे सिस्टम का मास, ऊपर क्या लग रहा है kx2, नीचे क्या लग रहा है m1 प्लस m2g, सही है। तो kx2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g, वहां से भी डायरेक्टली x2 आ जाए। तो नहीं आया, पिछला रिवाइज करके आओगे, चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा, सॉल्व करने में मजे आएंगे, नहीं तो भैया फिर भूल जाओ, ठीक है। यही फिजिक्स है, मोर और लेस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। Find extension in the spring and tension in the string. खेल है खेल। K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, x1 इसका एक्सटेंशन है। यहां पे बीच में एक रस्सी है, यहां M2 है, और यहां M2 और M3 के बीच में एक स्प्रिंग है K2 वाला, ठीक है। इसका एक्सटेंशन x2 मान लिया। अब आपको बताना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग्स x1 और x2 और टेंशन इन द स्प्रिंग। क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। बेसिकली क्या करना है आपको, फोर्सेस लिखनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, आंसर आएगा। रफ नोटबुक है ना सबके पास, प्लीज प्रोसीड विद द, डोंट लुक एट इट, इधर कोई नहीं देखेगा, मम्मी का समय इसमें, इधर सॉल्यूशन देख के छाप दे भाई।
मैच मत करने लग जाना, आंसर गलत दिख रखा है। M2G भी आएगा ना। जी कर बस जो भी लिख रहा है। वहां से देख के लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम मिस्टेक। मैंने बोल दिया जब ये गलत है भाई, गलत है, ये गलत है, ये गलत आंसर है। सिर्फ एक आंसर ठीक है इनमें से बस। x1 का वैल्यू बताओ, x1 का वैल्यू। वहां वाला क्यों लिख रहे हो? मैंने बोल दिया जो वहां वाला नहीं लिखना है। वही वाला लिख रही है फिर से, क्या कर रही है? टी तो निकालना है ना, टी गिवन थोड़ी है। K1X और इधर भी K लगा दिया है, ठीक है, ये इधर भी K लगा दे, इधर काट दो। M1G ये क्या लिखा हुआ है भाई? अरे इसको गलत लिख दिया ना तूने। टी में कहां से K आ गया? क्या गलतियां कर रहा है? लभी का आंसर ये है ना। X1 पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अभी मेरी बारी है। देखिए आप बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले M3 को देखेंगे, ठीक है। M3 नीचे, ऊपर K2X2, this is equal to this, K2X2 is equal to M3G, X2 is equal to M3G by K2। ये इक्वेशन भी याद है और ये भी याद है ना। अब M2 की बात करते हैं। बोलो, ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रहा है तो इसको नीचे खींच रहा होगा, है ना। दोनों एंड पे फोर्स लगाएगा ये तो बोलो ये नीचे क्या लगेगा? K2X2 ऊपर टेंशन T लगेगा और नीचे M2G लगेगा, सही है। रेस्ट पे है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, T इज इक्वल टू K2X2 प्लस M2G, सही है। बोलो K2X2 कितना था भाई? M3G, यहां पे लिख दो M3G, G कॉमन ले लो, आ गया T का वैल्यू। अच्छा ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, इसको नीचे खींच रही होगी, T नीचे लग रहा है इसमें, M1G नीचे, T नीचे, K1X1 ऊपर, सही है। तो बोलो K1X1 इज इक्वल टू T प्लस M1G। T का वैल्यू क्या है? M2 प्लस M3G। K1X1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू G प्लस M1G। G कॉमन ले लो, आगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। इस K1 को इधर ले आओ, डिवाइड बाय, आ गया आंसर। ये आंसर था, ठीक है। नीचे से देख के मैंने मना किया था इसीलिए कि यहां से देख के नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा ना फिर वो। सिमिलर क्वेश्चन है।
ये सिस्टम देख लो, M 2M 3M। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल दिया? फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग। आ जाएगा, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। M1 M2 M3 की जगह M 2M और 3M दे रखे हैं, वो तो निकाल लोगे आप लोग। अब सेकेंड पार्ट, द स्ट्रिंग इज कट एट t इक्वल टू 0। क्या काट दिया भाई? स्ट्रिंग, ये धागा काट दिया। काटते ही क्या होगा? इसकी टेंशन खत्म, है ना? बोलो, क्या ये M मास नीचे आया हुआ था? बोलो, स्प्रिंग खींचा हुआ है ना ये। जैसे ही टेंशन खत्म हुआ, नीचे वाला, नीचे का फोर्स T खत्म हो गया। अब इसके ऊपर क्या बचा हुआ है? mg नीचे लग रहा है और ये स्प्रिंग इसके ऊपर खींच रहा है। बोलो, क्या बैलेंस्ड हो गया अभी ये? नहीं ना। रियल लाइफ में इमेजिन करके देखो, एक स्प्रिंग है, उसके नीचे मास है और उसके नीचे एक धागे से बहुत सारा और मास लटका हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ऑब्वियसली जो ये वाला मास है ये काफी नीचे आ गया होगा। अगर सिर्फ M मास लगाओ तो ये नहीं होते, तो ये कहीं यहां होता, लेकिन नीचे ज्यादा मास है तो इसलिए ये और ज्यादा खींचा हुआ है ना? ये काफी नीचे खींच के आया हुआ है। अब जैसे ही मैंने नीचे वाले मास को हटा दिया, क्या होगा? ये ऊपर भाग जाएगा ऐसे। यस और नो? ठीक है, तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, मुझे बताओ, ये जो मास है इस धागे से बंधा हुआ है, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। अब एकदम से टेंशन हट गई, क्या बचेगा? सिर्फ इसका mg और इस स्प्रिंग का नीचे वाला फोर्स, यही बचेंगे। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? mg नीचे लग रहा है और ये स्प्रिंग ऐसे खींचा हुआ था ना, तो इस वाले को ऊपर खींच रहा है, इस वाले को नीचे खींच रहा है। क्या करेगा? इसको एकदम से नीचे खींच लेगा। यस और नो? सही है। ओके, और इस वाले के साथ क्या होगा? mg नीचे लग रहा था, ऊपर K2X2 लग रहा था, K2X2 लग रहा था। आपको बताना है कि भैया ये मूव करेगा या नहीं करेगा। इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा, मतलब ये क्या? ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? जैसे ही धागे को काटा, धागे का टेंशन कितना हो गया? 0। लेकिन क्या स्प्रिंग का टेंशन 0 हो गया धागा कटते ही? नहीं, स्प्रिंग का टेंशन 0 नहीं हुआ, वो थोड़ी देर बाद। बोलो, जैसे ही मैंने इसको काटा, ये तो मतलब यहां से वापस कुछ ऊपर जाने में 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड कुछ तो लेगा ना। तो जैसे ही मैंने काटा है, काटते ही इसको ऊपर जाने लगेगा ये। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपको बताना है। तो आप बताओ, यहां का टेंशन निकाल लिया आपने इस स्प्रिंग का, यहां पे कितना लग रहा था? 6 mg ऊपर लग रहा था, आप निकाल लेंगे ना। 6 mg ऊपर फोर्स लग रहा था, नीचे टेंशन और mg लग रहा था। अब टेंशन गायब हो गया, क्या बचा है? 6 mg ऊपर और mg नीचे। नेट फोर्स बैलेंस है क्या? बैलेंस तो नहीं है। 6 mg ऊपर mg नीचे, नेट फोर्स क्या है? 5 mg ऊपर, है ना? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो, क्या आ जाएगा? 5g का एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में नहीं आया? सेम टू सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। करोगे? ट्राई करोगे? ट्राई करना है आपको, ठीक है? इसका एक्सेलरेशन होगा 0 नीचे वाले का, इसका एक्सेलरेशन होगा 4g, इसका 5g। ठीक है, 0, 4g और 5g। 4g नहीं, 5g/2, 5g/2। ठीक है ना? आपको करना है, ये सारा का सारा इसी का आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, ये इसी का है सर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बोलो, दोनों साइड कितना मास है? 5 kg मास। ठीक है, अगर दिया ना हो तो आप क्या मान लेंगे कि स्प्रिंग जो है जितना खींचना था खींच चुका है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई मैंने इसको यहां से अभी छोड़ा है, ऐसा नहीं किया मैंने। ठीक है, क्या हुआ है? ये आराम से धीरे 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 दोनों ब्लॉक्स को छोड़ा गया है। इसको जितना खींचना था ये खींच चुका है। बेसिकली क्या पूछ रहा है? टेंशन इन द स्प्रिंग पूछ रहा है। उतनी होगी जितनी होनी चाहिए थी। इसमें एक्सटेंशन कितनी होगी?
एक्सटेंशन kx इज इक्वल टू टेंशन। बोलो भाई, यहां पे ये रस्सी है ना, रस्सी का और स्प्रिंग का जोड़ है। बोलो रस्सी इस पॉइंट को, ये जीरो मास का एलिमेंट है, ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, स्प्रिंग इसको नीचे खींच रहा है। तो बोलो क्या ये रेस्ट पे है? यस। तो बोलो ऊपर वाला फोर्स टेंशन इज इक्वल टू kx, kx इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू t बाय k। समझ में नहीं आया? टेंशन सॉरी एक्सटेंशन भी आ जाएगा, नहीं आएगा क्या? सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला। अब यहां क्या हो रहा है? फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इसमें एक्सटेंशन कितना होगा? आपको क्या मानना है? जितना ये खींचना था खींच चुका है, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम माइनस एम साइन थीटा जी डिवाइड बाय 2m, ये होगा एक्सेलरेशन। यहां पे टेंशन निकालेंगे फिर आप, है ना। ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। वहां से क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू पुट करके टेंशन का वैल्यू टी इज इक्वल टू के एक्स, एक्स का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ट्राई करना है आप, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये अगली बात है, ये बेसिकली काइंड ऑफ पैरेलल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कर लोगे? तो यहां तक आप करके लाएंगे 27 पेज नंबर, कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।